Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स 3 में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि है मोमेंट्स। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ये। 11th में जैसे हम मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढते थे, वैसे ही मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशंस को ढूंढने का मौका मिलेगा। मोमेंट्स जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एवरेजेस है जिसे हमें पढ़ने का मौका इस सिलेबस में मिलने वाला है। इसके अंदर हम मेनली देखने वाले हैं सेंट्रल मोमेंट्स, देन आएगा रॉ मोमेंट्स एंड उनके बीच में जो रिलेशनशिप है बिटवीन रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट, जिसके एग्जांपल ज्यादातर एग्जाम में दिखते ही है, उसे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ थियरी का पार्ट देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे इसके एग्जांपल्स में। तो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ मोमेंट, जिसके अंदर मोमेंट्स यानी क्या है। तो मोमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। मोमेंट्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स समझने में ये हमें मौका देता है। और इसका यूज क्या है, तो विद द हेल्प ऑफ मोमेंट्स वी कैन स्टडी अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल टेंडेंसी यानी पूरा एक यूनिट आप पढ़ते थे 11th स्टैंडर्ड में, चैप्टर आता था मध्यवर्ती स्थिति नमापो सेंट्रल टेंडेंसी। तो वो मीन में मीडियन मोड वाला पूरा पार्ट है। यहाँ पे हम मीन वेरिएंस देखेंगे। डिस्पर्शन जो है वो कहा जाता है प्रसार नमाप के गुजराती में, जिसमें हम वेरिएंस पढ़ते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन और बहुत सारे पार्ट। फिर 12th में हमने देखा स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। 12મા ધોરણમાં આપણે વિષમતા અને ઘંટાકારકતા જોઈ ગયા છીએ। तो वही चारों पॉइंट्स को हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है विद सम स्पेशल फॉर्मूलाज, जिसमें सबसे पहला पार्ट है वो आता है सेंट्रल मोमेंट। तो क्या होता है सेंट्रल मोमेंट, तो समझ लेते हैं। if x1 x2 x3 up to xn are different values of a discrete random variable x, then its rth central moment mu r is defined as follows। तो जो mu r है उसे लिखा जाता है mu r is equal to sigma xi minus x bar raised to r upon n। यहाँ पे अगर हम 1 2 3 4 रखते हैं, देन वी गेट अवर फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट, जिसमें पहली सेंट्रल मोमेंट होती है फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट mu1 is equal to sigma xi minus x bar raised to r डिवाइडेड बाय स्मॉल n। ठीक है, यहाँ पे r की जगह पे 1 रखा जाता है, यानी सिग्मा xi minus x bar अपॉन n। और ये हमेशा से 0 होता है क्योंकि ये सिग्मा x minus x bar है। रीजन हम कह सकते हैं हर बार कि as the sum of deviation from exact mean it is always 0। મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનોનો સરવાળો હંમેશા શું થશે, શૂન્ય થશે। एंड जो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट है उसकी फॉर्मूला हमारे पास होगी, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट दैट इज mu2 इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और उसे हम कहते हैं हमारा वेरिएंस। याद होगा आपको सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n वो होता था वेरिएंस, स्क्वायर रूट निकालो तो मिलता है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसके बाद हमारी थर्ड सेंट्रल मोमेंट यानी r की जगह पे 1 2 3 4 ही रखना है, mu3 यानी सिग्मा xi माइनस x बार रेज टू 3 डिवाइडेड बाय n, वो होती है हमारी थर्ड सेंट्रल मोमेंट। और उसके बाद लास्ट सेंट्रल मोमेंट यानी 4 तक का ही पार्ट है, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट हम कह सकते हैं mu4 सिग्मा xi माइनस x बार रेज टू 4 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो 4 सेंट्रल मोमेंट। ये कब यूज किया जाता है, जब रॉ डेटा दिया जाए, આપણને માત્ર અવલોકનો આપેલા હોય, ખાલી ઓબ્ઝર્વેશન્स दिए जाए तब। मगर अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए, यानी कि इफ वी आर गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन central moments are obtained
एज फॉलोज। तो फॉर्मूला जो है वो उसकी ऐसी ही है, सेम टाइप की है, मगर खाली उसमें आ जाता है एफ आई साथ में आता है, यानी आर सेंट्रल मोमेंट म्यू आर इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार रेज टू आर डिवाइडेड बाय एन। तो उसमें जो है फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट आता है और एक्स बार की फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन होती है। ठीक है, इसमें भी हम 1 2 3 4 रखते हैं, तब हमें हमारी 4 फॉर्मूला मिल जाती है। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट म्यू आर इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, और ये भी जीरो ही होगा। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट में पावर 2 रखनी है, थर्ड सेंट्रल मोमेंट में पावर 3 एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट में पावर 4 रखी जाती है। तो ये सेंट्रल मोमेंट का हिस्सा है। सेंट्रल मोमेंट यूज कब करते हैं? जब आपका एक्स बार एग्जैक्ट मीन हो, पूर्णांक हो, मध्यक मीन इंटीग्रल हो, तभी हमें मिलती है सेंट्रल मोमेंट। अगर मीन इंटीग्रल ना हो तो अज्यूम्ड मीन लेके किया जाता है काम, उसे कहा जाता है रॉ मोमेंट। तो अब हम देख लेते हैं व्हाट इज रॉ मोमेंट। ठीक है, तो रॉ मोमेंट के लिए अगर हम कहने वाले हैं कैपिटल ए के पास मिलता है, अज्यूम मीन वैल्यू कह सकते हैं। इफ x1 x2 x3 up to xn are different values of a discrete random variable x, then its rth raw moment, that is mu r dash about assumed mean a is defined as follows। तो उसमें फॉर्मूला में खाली बेसिक फॉर्मूला में एक्स बार की जगह पे ए आ जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि आर्थ रॉ मोमेंट दैट इज म्यू आर में डैश लिखा जाता है ऊपर, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह पे ए आता है, सिग्मा एक्स आई माइनस ए रेज टू आर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, और इसमें सेम पार्ट है, उसी जगह जैसे हम कहते थे टेकिंग आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 वी गेट फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट्स। तो सिंपली पहली रॉ मोमेंट मिलेगी सिग्मा एक्स आई माइनस ए अपॉन एन, दूसरी मिलेगी एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर अपॉन एन, तीसरी रॉ मोमेंट हमें मिलती है म्यू थ्री डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस ए क्यूब अपॉन एन, एंड चौथी रॉ मोमेंट उसी तरह से मिलेगी हमें कि सिग्मा एक्स आई माइनस ए रेज टू 4 अपॉन एन। तो ये 4 रॉ मोमेंट्स की फॉर्मूला हुई जब हमें रॉ डेटा दिया जाए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना दिया जाए तब। तो अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं रॉ मोमेंट्स जब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए। सेम फॉर्मूला है, आगे जैसे हम कहते थे उसी तरह से। ठीक है, इफ वी आर गिवन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन then raw moments about A are obtained as follows। ठीक है, तो वो ऑब्जर्व करने के लिए फॉर्मूला भी वही है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। म्यू आर डैश सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए रेज टू आर अपॉन एन, 1 2 3 4 रखते हैं तो हमें 4 रॉ मोमेंट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट म्यू वन डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एन, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट म्यू टू डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर अपॉन एन, थर्ड सेंट्रल मोमेंट म्यू थ्री डैश is equal to sigma fi xi minus a cube upon n, and fourth रॉ मोमेंट हमारी होती है mu 4 dash is equal to sigma fi xi minus a raised to 4 upon n। ठीक है, तो ये 4 रॉ मोमेंट हमारे पास अवेलेबल है। दो तरह के पार्ट होते हैं, यानी अब तक का जो हमने ऑब्जर्व किया हिस्सा, उसमें हम कह सकते हैं कि अगर हमारा मीन एक्स बार इंटीजर हो तो सेंट्रल मोमेंट्स कही जाती है, जिसके दो हिस्से हैं। एक जब नॉर्मली ऑब्जर्वेशन दिए जाए 1 5 3 7 ऐसे करके 4 5, तो उसका पार्ट किया जाता है। जब एफ आई एक्स आई दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी वाली फॉर्मूला है। वैसे ही अगर एक्स बार इंटीजर ना हो तो हमारे पास रो मोमेंट्स है, जिसका एग्जाम्पल अभी ही हम देखने वाले हैं। उसके पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, जिसका एक सम होता ही है, वैसा पार्ट देखना है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट। यानी कभी हमें रॉ मोमेंट्स मिलते हैं, उसका इस्तेमाल करके हमें सेंट्रल मोमेंट्स ढूंढने हो, तो ये 4 फॉर्मूला हमें यूजफुल रहने वाली है, जो अभी आप ऑब्जर्व कर लो यहाँ पे। जब मैं सम करवाने वाला हूँ आज, तब मैं ये समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला याद कैसे रखी जाती है। फर्स्ट तो हमें याद रखना है म्यू वन इज ऑलवेज जीरो एज the sum of deviation from exact mean is 0। सेकेंड फॉर्मूला है mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash स्क्वायर। तो ये सेकेंड फॉर्मूला है, कैसे आएगा याद रखने का तरीका वो मैं अभी आज के लेक्चर में ही बताने वाला हूँ। एंड देन थर्ड फॉर्मूला है mu3 is equal to mu3 dash minus 3 mu2 dash into mu1 dash plus 2 mu1 dash raised to 3। ठीक है, एंड द लास्ट सेंट्रल मोमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मोमेंट सेंट्रल मोमेंट में चौथा mu4 is equal to mu4 dash minus 4 mu3 dash mu1 dash plus 6 mu2 dash mu1 dash का स्क्वायर माइनस 3 mu1 dash raised to 4। तो ये 4 फॉर्मूला है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में एक सम तो
इस रिलेशनशिप से रिलेटेड होता ही है। तो अब देखते हैं हमारा पहला सम जिसमें हमें सेंट्रल मोमेंट कैसे ढूंढनी चाहिए, फिर दूसरे सम में हम देखेंगे रॉ मोमेंट कैसे ढूंढे, एंड तीसरा सम ऑब्जर्व करेंगे जिसमें हम ये रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे और रॉ मोमेंट्स में से सेंट्रल मोमेंट्स कैसे ढूंढी जाए वो भी ऑब्जर्व करेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं मोमेंट्स में सबसे पहले सेंट्रल मोमेंट का सम। आगे हम अभी फॉर्मूला सभी ऑब्जर्व कर ही चुके हैं सेंट्रल मोमेंट की एंड उसी तरह से रॉ मोमेंट की। तो सबसे पहला सम जो है बेसिक सिंपल एग्जांपल रहता है, ऑलमोस्ट 11th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है, वैसा पार्ट है। ठीक है, सम नंबर जो है हम पहले देखने वाले हैं 4। ठीक है, सम नंबर 4 क्वेश्चन में आपको मेंशन किया जाता है फाइंड फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स फॉर द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस दिए गए, रॉ डेटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एफ आई एक्स आई दिया जाए तो दूसरी फॉर्मूला है वो हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एक्स आई दिया गया है हमें, उनका हम टोटल करेंगे, पता चलता है अगर एग्जैक्ट मीन हो, पूर्णांक आई जाए मध्यक, तो सेंट्रल मोमेंट आपसे। ठीक है, तो सेंट्रल मोमेंट यूज करनी है, और अगर इंटीजर ना हो तब अज्यूम्ड मीन वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि धारेलो मध्यक लेवानो, कैपिटल ए लिया जाता है, तब जो मोमेंट्स मिलती है उसे हम कह चुके हैं रॉ मोमेंट्स। ठीक है, तो सेंट्रल मोमेंट के बारे में अभी फिलहाल मुझे एक्सआई का टोटल करना पड़ेगा, सिग्मा एक्सआई। कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट मार्जिन ऑफ एरर नहीं रखना है। सो 5 + 7 + 10, सबसे पहला टोटल करो और डिसाइड करो कि क्या मिलेगा, 45। ठीक है, तो सिग्मा एक्सआई 45 है, यानी एक्स बार की वैल्यू होगी हमारी सिग्मा एक्सआई अपॉन एन 45/5, यानी कि एक्स बार 9। यानी सेंट्रल मोमेंट तभी मिलते हैं जब एग्जैक्ट मीन दिया जाए, और अगर सेंट्रल मोमेंट डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं तो बाय यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है, तो वैसा एग्जाम्पल भी आज ऑब्जर्व करेंगे बाद में। फॉर्मूला का पूरा पार्ट हम आगे ऑब्जर्व कर ही चुके हैं। ठीक है, तो सम के अंदर अब आगे बढ़ना है। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट, एज वी नो दैट 4 सेंट्रल मोमेंट्स होती है। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट जिसे हम कहते हैं μ1, दैट इज सिग्मा एक्सआई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, आर्थ सेंट्रल मोमेंट की फॉर्मूला जैसे हमने देखी थी, μr = सिग्मा एक्सआई माइनस एक्स बार रेज टू r अपॉन एन। आर की जगह पे 1 2 3 4 रखते हैं तो 4 सेंट्रल मोमेंट हमें मिलती है। ठीक है, और ये हमेशा 0 ही होना चाहिए क्योंकि सिग्मा एक्सआई माइनस एक्स बार इट इज द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एग्जैक्ट मीन। मध्यकમાંથી લીધેલા વિચલનોનો સરવાળો હંમેશા 0 હોય। FI बीकॉम में हम देख चुके हैं ये हिस्सा, कोरिलेशन में भी xi माइनस एक्स बार का टोटल 0 होता था। चेक करते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज ऑलवेज 0, ये याद रखना है हमेशा। सो 5 - 9 यानी -4, 7 - 9 -2, 10 - 9 यानी 1, 11 - 9 यानी 2, 12 - 9 यानी 3। तो टोटल करते हो 3 + 2 + 1 यानी 6 - 6 यानी पहला टोटल हमें क्या मिला, 0। तो 0 अपॉन n दिया गया, n यानी 5, दिस इज 0। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज 0। उसी तरह से हम करते हैं सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट यानी इट इज नथिंग बट इट इज अवर वेरियंस, तो वो भी इजीली हमें पता चलता ही है। याद रखना वेरियंस की फॉर्मूला भी हमने बताया, जैसे कि μ2 होगा सिग्मा एक्सआई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n, यानी अब इसका स्क्वायर करना है। एकदम सिंपल काम है, मैंने जैसे कहा 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट भी कर सकता है। स्क्वायर यानी 16, स्क्वायर यानी 4, 1 4 एंड 9, 16 + 4 20, 20 + 1 21, 21 + 4 25 + 9 यानी 34। तो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट 34/5 ज़रूरत पड़ेगी अब हमें हमारे कैलकुलेटर की। ठीक है, सो 34 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो दैट इज 6.8। तो ये हमें मिला हमारा सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। थर्ड के लिए हमें करना होगा क्यूब, और उसी तरह से अगर आपको फोर्थ सेंट्रल मोमेंट चाहिए तब करना पड़ता है रेज टू 4। 4 तक के सेंट्रल मोमेंट्स अवेलेबल है। थियोरी में ज़्यादातर इस चैप्टर में पार्ट है नहीं। थियोरी जो जनरली पूछी जाती है वो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में से पूछी जाती है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं। रिलेशनशिप्स है बिटवीन रॉ मोमेंट एंड सेंट्रल मोमेंट, वो कभी कभी पूछ लेते हैं। बाकी इसमें मीनिंग है और बाकी फॉर्मूला का पूरा पार्ट है। ऑलमोस्ट पूरा कैलकुलेशन वाला ही ये हमारा चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर में ये दूसरा छोटा वाला चैप्टर अभी हम फिलहाल कर रहे हैं। अब उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंट्रल मोमेंट,
अगर ऐसे बार बार नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो 4 सेंट्रल मोमेंट्स आर एज फॉलोज करके भी हम लिख सकते हैं। सो μ3 इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस एक्स बार रेज टू 3 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो अब क्यूब करना है, क्यूब सीधा नहीं करना है, 2 पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो यानी -64, 4 इंटू 2 यानी -8, 1 इंटू 1 यानी 1, 4 2 ज़ा 8, 9 3 ज़ा 27। क्यूब करना चाहो तो भी कर सकते हो, मगर पावर देखना है 3 पावर में। ये 3 पावर कैसे मिलेगी, यहाँ पे 2 पावर और यहाँ पे 1 पावर, मल्टीप्लाई करते हो 3 पावर मिलेगी। 4 पावर के लिए 3 पावर को अगेन फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है तो 4 पावर मिलेगी। तो ये काम करेंगे तो थोड़ा इजी रहता है। अब हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर लेते हैं। सो -36 मिलेगा हमें हमारा थर्ड आंसर, यानी -36 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे यानी 36 बाय 5 दैट इज -7.2। तो थर्ड सेंट्रल मोमेंट हमें मिली -7.2 एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पल है, इसमें ज़्यादा कष्ट नहीं है, मगर फिर भी कई बार ये सम पूछे गए हैं नॉर्मल सेंट्रल मोमेंट रॉ मोमेंट वाले भी। कॉन्सेप्ट वाइज ज़्यादा एग्जाम्पल्स है नहीं, हार्डली 15-20 एग्जाम्पल्स है। लास्ट वीक में भी हमने देखा था नेगेटिव बाइनोमियल एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही छोटा यूनिट था। उसके पहले कंटिन्यूटी, वो भी छोटा यूनिट था। ठीक है, ज़्यादातर 3-4 लेक्चर के ही ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, और वो हम ऑब्जर्व कर ही रहे हैं। 4 पावर अगेन मल्टीप्लाई करो इससे, 64 इंटू 4 अगर हम करते हैं वैसे 256 होगा ही, यस इट इज़ 256। 8 2 ज़ा माइनस माइनस प्लस, साइन का खास ध्यान रखना, 8 2 ज़ा यानी 16, 17 3 ज़ा यानी 81। और अगर इन सभी को हम प्लस करें 256 16 तो हमें मिल के आंसर आएगा हमारे पास 370। ठीक है, तो फोर्थ सेंट्रल मोमेंट की फॉर्मूला वैसी ही है जैसा हमने आगे देखा, सिग्मा xi माइनस एक्स बार रेज टू 4 अपॉन n होता है, दैट इज 370 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो मिलेगा 74। तो ये 4 सेंट्रल मोमेंट्स हुई हमारे पास। ठीक है, मोमेंट्स जैसे हम कह चुके हैं मीन इट इज स्पेशलाइज्ड, दे आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। क्यों एवरेजेस कहा जाता है, जिस नंबर को, जिस टोटल को आप जिस किसी को भी ओवरऑल ऑब्जर्वेशन n से डिवाइड करते हो वो बन जाती है ऑलमोस्ट एवरेज। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड एवरेज हम कह सकते हैं। पहला बेसिक सम हमने देखा सेंट्रल मोमेंट का। अब एक सम हम ऐसा ही हम ऑब्जर्व करते हैं रॉ मोमेंट वाला, और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल मोमेंट एंड रॉ मोमेंट्स के छोटे छोटे 1-2 एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर कहे तो मेन यही है, रॉ मोमेंट सेंट्रल मोमेंट, उसी के आजू बाजू घूमने वाले। सेंट्रल मोमेंट यानी जब आपका एक्स बार यानी कि मीन इंटीग्रल हो, इंटीजर हो, पूर्णांक हो, त्यारे આપણે सेंट्रल मोमेंट મળે। एग्जैक्ट मीन इंटीजर नहीं है, एज्यूम्ड मीन लिया जाता है, तब उसे कहा जाता है रॉ मोमेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं रॉ मोमेंट का एक छोटा सा प्यारा सा सम नंबर 5, जिसमें हमें डेटा दिया गया है। क्वेश्चन आप देख सकते हो क्लियरली, पेज नंबर 142, फाइंड फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट्स अबाउट 15। अबाउट करके मेंशन किया जाए, दैट मीन्स यहाँ पे मीन कुछ भी आए आपको खुद ढूंढना है रॉ मोमेंट। ठीक है, एक्स बार इंटीजर आए ना आए वो टेंशन नहीं करना है, उन्होंने लिखा हुआ है कि फाइंड रॉ मोमेंट्स, तो उनका आदेश है कि कैपिटल A इज इक्वल टू 15 लेना है, उसका हिसाब से ही पूरा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें डेटा दिया गया है xi, टोटल ज़रूर करेंगे हम जस्ट टू कंपेयर, आपको पता चले इसलिए कि कैसा काम होता है यहाँ पे भी। ठीक है, तो प्रोसेस पूरा वही है, मगर एग्जैक्ट मीन क्या आ रहा है वो देख लेते हैं हम, सिग्मा xi अपॉन n। सो टोटल करना पड़ेगा, टोटल करते हैं, यूज़ योर कैलकुलेटर। ये तो वैसे आप इजीली विदाउट कैलकुलेटर भी हम ये टोटल कर ही सकते हैं, 2 डिजिट है प्यारे से। 72 आ रहा है टोटल इसका, 72/6 नहीं है, कृपया ध्यान दें, 1 2 3 4 5 है, यानी 14.2। जनरली हमें पता है, हम कोरिलेशन में भी कहते थे सेमेस्टर 1 में कि एग्जैक्ट मीन नज़दीक में लेना चाहिए, यानी हम 14 ले सकते हैं, मगर हमारी मर्जी नहीं चलेगी। उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, हियर इट इज़ गिवन दैट a इज इक्वल टू आपको लेना है 15, राइट। तो a इज इक्वल टू 15 लेना है अज्यूम्ड वैल्यू,
यानी हमारा फॉर्मूला होगा xi माइनस ए, ठीक है, फॉर्मूला वही है, xi माइनस एक्स बार की जगह पे यहाँ पे a होगा, देन उसका स्क्वायर करेंगे, देन उसका क्यूब करेंगे एंड देन उसकी रेज टू 4 पावर करेंगे, ठीक है। यानी कामगिरी जो है, प्रोसेस जो है वो जैसे हम सेंट्रल मोमेंट में कर रहे हैं ब्रैकेट वैसा ही है, खाली यहाँ पे एग्जैक्ट मीन की वजह से नंबर बदल रहा है। पहले एग्जैक्ट मीन ले रहे थे हम, यहाँ पे 15 लेके काम करना है। 11 माइनस 15 यानी -4, 12 माइनस 15, 14 माइनस 15, 16 माइनस 15, 19 माइनस 15, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी कैलकुलेशन में। सो 4 + 1 5, -5 कैंसिल यानी टोटल आएगा -3। सो अब सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट 4 मोमेंट्स आर करके लिखना है, हर बार आपको लिखना ना हो चारों के आगे फर्स्ट मोमेंट सेकेंड मोमेंट, तो आप लिख सकते हो इस तरह से फर्स्ट 4 रो मोमेंट्स अबाउट ए आर, जिसमें फर्स्ट, अब फर्क कितना है, सेंट्रल मोमेंट में म्यू लिखा जाता है μ1, यहाँ पे लिखा जाता है डैश करके, ठीक है, खाली डैश का फर्क है। रॉ मोमेंट्स हो तो डैश लिखा जाता है, μ1 डैश इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस ए डिवाइडेड बाय n। तो काम ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे हमने फॉर्मूला में आगे कहा था कि सेंट्रल मोमेंट हो तो म्यू आर डैश इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस एक्स बार रेज टू आर अपॉन n होता है। रॉ मोमेंट्स में होता है म्यू आर डैश इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस एक्स बार रेज टू आर डिवाइडेड बाय n। एक्स बार की जगह पे एक्स बार की जगह पे होगा a, यानी सिग्मा xi माइनस ए रेज टू आर अपॉन n। तो एक्स बार और a का फर्क है, कैलकुलेशन में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे a की जगह पे 15 ले रहे हैं तो 15 में से ही माइनस करना है। यहाँ पे 15 लिख के कैलकुलेशन करोगे तो भी चलेगा, हम मेंशन कर ही चुके हैं, ठीक है। सो स्क्वायर करेंगे, अब पहले तो इसका आंसर ला देते हैं -3/5, यानी पहली सेंट्रल मोमेंट का आंसर होगा 0.6, मगर माइनस, ठीक है। जब भी माइनस आए ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स, ठीक है। सेकेंड रॉ मोमेंट यानी μ2 डैश दैट इज सिग्मा xi माइनस ए स्क्वायर अपॉन n। ध्यान रखना है xi माइनस एक्स बार एग्जैक्ट मीन का डेविएशन होता है, उसका सम ही 0 होगा। रॉ मोमेंट्स में टोटल सीधा 0 कभी होता नहीं है μ1 डैश में, ठीक है। स्क्वायर करते हैं, 4 स्क्वायर यानी 16 + 9 + 1 एंड 4 का स्क्वायर यानी 16, ठीक है। तो ये जो टोटल मिलेगा 16 32 + 2 34 943 मिलेगा ये। तो कैलकुलेटर जी की हमें ज़रूरत 100% पड़ेगी। 43 डिवाइडेड बाय 5 8.6। तो ये हमें मिली हमारी सेकंड रॉ मोमेंट्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, होमवर्क में भी आपको काम मिलने ही वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत टाइम से यही पार्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। एडिशन अगर देख लेना, कुछ बुक ऐसी थी बीच में एक आध एडिशन में आधे पेज गायब थे, तो वो खास ऑब्जर्व कर लेना कि आपकी बुक में कौन से पेज नहीं है, क्योंकि रॉ मोमेंट्स में ही ऐसा हुआ था। आई थिंक 143 142/1 142/2 142/3 करके ऐसे पेजेस ऐड किए, पहले एक एडिशन में गड़बड़ थी, ठीक है। तो एग्जाम्पल टोटल ऑलमोस्ट अगर कहें हम तो आपकी बुक के अंदर 30 31 33 मेरी एडिशन में है, 33 से ज़्यादा होने चाहिए, वो खास ऑब्जर्व कर लेना बुक के अंदर, ठीक है। अब थर्ड रॉ मोमेंट के बारे में μ3 डैश क्यूब करना है। सो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब नहीं करो, सीधा मल्टीप्लाई करो। सो -64 -27 -1 एंड 64, ठीक है। 64 64 64 1 सीधा कैंसल, बचा क्या खाली -27। तो थर्ड रॉ मोमेंट यानी -27 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो। 27/5, सो इट इज़ 5.4, यस, ठीक है। मगर साइन याद रखना है, माइनस होगा। एंड चौथी हमारी रॉ मोमेंट है जिसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज +256 81 1 1 एंड 256। सो 256 +81 प्लस वैल्यूज़ कर देते हैं, तब हमें मिलेगा 595, जिसे हम डिवाइड करेंगे 5 से। सो चौथी रॉ मोमेंट, इसका टोटल मिला हमें 595, ठीक है।
सो म्यू 4 डैश फॉर्मूला वैसी ही है, सिग्मा एक्स आई माइनस ए रेज टू 4 डिवाइडेड बाय एन, यानी 595 बाय एन। एन जो है वो एन की वैल्यू हमारे पास है वो है 5 एंड आंसर होगा 119। ठीक है, तो प्रोसेस सिंपल है, पूछा भी गया है। स्टूडेंट्स को कभी कभी लगता है कि ऐसा क्या पूछते हैं, तो आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी के पेपर्स में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं पूछा जाता, ऐसा नहीं सोचने का। ठीक है, तो खास ध्यान रखना है, इजी है, सिंपल है, फिर भी पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक एग्जाम्पल रॉ मोमेंट का देखा, एक एग्जाम्पल सेंट्रल मोमेंट का देखा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यही क्वेश्चन दिया जाए और आपको पूछे फाइंड फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट। अब एज वी कैन सी दैट कि यहाँ पे एग्जैक्ट मीन तो है नहीं, तो कैसे ढूंढना चाहिए? तो हमारे पास फॉर्मूलाज है 4 रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, जो हम आगे ऑब्जर्व कर चुके हैं फॉर्मूलाज का पार्ट, तो वो मैं फिर से समझाऊंगा भी, और इसके एकाध 2 छोटे छोटे सम भी आज हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फिर एफ आई एक्स आई वाले सम जो दिए गए हमें 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, वो हम सेकेंड लेक्चर में लेंगे। तो नया नया पार्ट है, इजी है, कैलकुलेटर का और फॉर्मूला का इस्तेमाल ज़्यादा है। ओके, तो जो हमें पहला सम ऑब्जर्व करना है, जब आपको रॉ मोमेंट्स दिए जाए और अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड आउट फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स, तब हमें ये हिस्सा हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है जिसमें उन्होंने रॉ मोमेंट्स दिया, उसका इस्तेमाल करके हमें फाइंड करना है सेंट्रल मोमेंट्स को। ठीक है, तो सम नंबर हम देख रहे हैं सबसे पहले, और वो है 10 नंबर 11 12 13। उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें यही हमें दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं सम नंबर 18। ठीक है, 18 नंबर का सम हमें क्या लिख के दिया हुआ है, क्वेश्चन खास पढ़ना है आपको। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट 4, अंडरलाइन करना है तो कर सकते हो या चलेगा, रॉ मोमेंट्स अबाउट 3, अबाउट करके दिखा जाए वो नंबर होता है कैपिटल ए। इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, हमारे पास मीन वेरिएंस की भी फॉर्मूलाज है, उसका इस्तेमाल करते वक्त ये ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और 4 रॉ मोमेंट्स दी गई है। ठीक है, यानी फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट्स अबाउट 3 आर, वो दी गई है जिसे हम नोटेशन के साथ लिखेंगे। म्यू 1 डैश इज 2, रॉ मोमेंट्स डैश के साथ लिखी जाती है 12, म्यू 3 डैश यानी -31 एंड म्यू 4 डैश जो दिया गया है वो है 200। और हमें फॉर्मूला यूज़ करनी होती है। फॉर्मूला का पार्ट जो है, अगर वैसे आप देखना चाहो तो ऐसे एग्जाम्पल में इलुस्ट्रेशन नंबर 10 है, 11 है, वो है, और इसका थियरी का पार्ट है वो अगर आप देखो तो पेज नंबर 131 132 पे दिया गया है। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 हम फॉर्मूलाज को देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स, और ये सम भी पूछे गए हैं। मैक्सिमम टाइम पूछे जाने वाले सम्स में आज का सेक्शन जो अभी हम देख रहे हैं वो देखा ही गया है कई बार, पेपर्स आप ऑब्जर्व करोगे। रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है, उसकी 4 फॉर्मूला हमारे पास है, जिसमें से फर्स्ट ऑलवेज याद रखना है कि फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज ऑलवेज 0, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एग्जैक्ट मीन इज ऑलवेज 0। ब्रैकेट में रीजन जरूर हम लिखते हैं, द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एग्जैक्ट मीन इज 0। ठीक है, याद रखने के लिहाज से पहला याद रखना है हमेशा 0 ही आता है। મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનોનો સરવાળો હંમેશા 0 હોય, જે આપણે 12માં પણ જોઈ ચૂક્યા છે 11 12। फॉर्मूला याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फॉर्मूला आप देख चुके हो, मगर याद रखने में क्या याद रखना है, म्यू2 है तो 2 टर्म्स आपको ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होगा, म्यू2 है तो स्टार्टिंग होगा म्यू2 डैश से। ठीक है, वैसे मैं पैरेलल बाकी समझाता हूँ। अगर म्यू3 है तो स्टार्टिंग होगा म्यू3 डैश से। म्यू2 है तो 2 टर्म होगी राइट साइड पे, म्यू3 है तो 3 टर्म होगी राइट साइड पे, एंड अगर म्यू4 है
तो 4 टर्म होगी राइट साइड पे, स्टार्ट होगा म्यू 4 डैश से, ठीक है। सिंपल सा याद रखने का तरीका है। 2 टर्म होगी, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म माइनस, 3 टर्म होगी, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म माइनस तीसरी टर्म प्लस, 4 टर्म है, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म होगी माइनस तीसरी टर्म होगी प्लस चौथी टर्म होगी माइनस। तो ऑल्टरनेट साइन का कॉन्सेप्ट रहता है, बाजू वाली टर्म्स कैसी होगी तो उसके लिए अभी बात कर लेते हैं। म्यू टू अब एक ही टर्म बाकी है, लास्ट टर्म जो होगी वो ऑलवेज होगी इन टर्म्स ऑफ म्यू वन डैश, ठीक है। लास्ट टर्म होगी दैट वुड बी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ म्यू वन डैश, दैट वुड बी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ म्यू वन डैश। क्या होगा फिर, म्यू वन डैश के ऊपर आपको पावर लगानी है 2, उसके आगे एक नंबर लिखना है कम, यानी 2 पावर है तो नीचे लिखना है 1, और 1 तो हम लिखते नहीं है, मगर अगर म्यू वन डैश यहाँ पे म्यू 4 है तो मैं पावर लिखूंगा 4, तो आगे क्या आएगा 3। अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ म्यू 3 है तो ऊपर लिखूंगा 3, तो आगे क्या आएगा 2। तो ये टर्म हो गई, इसकी तो पूरी फॉर्मूला ही रेडी हो गई है, 1 हम लिखते नहीं है, यानी म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। बाकी बचा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे हमें याद रखना है कि म्यू 3 है तो बीच में आएगा 3, थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा। म्यू 3 डैश से एक स्टेप नीचे उतरो तो आएगा म्यू 2 डैश और उसके साथ लिख देने का म्यू 1 डैश। वैसे ये बाइनोमियल एक्सपांशन का इस्तेमाल करके पार्ट होता है, જે બાયનોમિયલ એક્સપાન્શન આપણે આવતું હતું બે પદવાનું દ્વિપદી વિતરણ, બરાબર, ઓલમોસ્ટ તમે 11મા ધોરણમાં જોયું હશે। यहाँ पे क्या होगा, तो 4 है तो होगा 4, इसे एक स्टेप नीचे आना है म्यू 3 डैश, उसके साथ अगेन म्यू 1 डैश। ऊपर वाली फॉर्मूला तो रेडी हो गई है पूरी। 3 के साथ क्या लिखना है, एक स्टेप उतरना है म्यू 2 डैश विथ म्यू 1 डैश। यहाँ पे क्या किया, 4 है तो लिखना है 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश। इसमें बीच की एक टर्म याद रखनी है, दैट इज 6। आगे बढ़ना है म्यू 2 डैश एंड पड़ोस में आएगा म्यू 1 डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखने का थोड़ा सा मेरा बनाया हुआ तरीका है, एग्जैक्टली एक्सपांशन, बाइनोमियल एक्सपांशन के ऊपर से ये हमें मिलता है, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू रखनी है, बाकी का काम, एक आध दो और वैल्यू पूछी है उन्होंने पूछा है मीन, जिसकी फॉर्मूला होती है मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस म्यू 1 डैश, एंड उसके बाद जो वेरियंस है, वेरियंस यानी हमें पता है इट इज़ नथिंग बट म्यू 2। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो इजीली, ए प्लस म्यू 1 डैश एंड वेरियंस यानी म्यू 2, वो हम पहले भी कह चुके हैं, ठीक है। तो अब ये समझाया मैंने पूरा पार्ट, कैसे आप याद रख सकते हो, फिर आपकी मर्जी, आप रटोगे तो भी चलेगा। बाकी मैंने ये टेक्निक सिखाई है, म्यू 2 है तो 2 टर्म होगी, पहला प्लस माइनस, 3 टर्म होगी प्लस माइनस प्लस, 4 टर्म होगी प्लस माइनस, एंडिंग के लिए बताया म्यू 1 डैश के ऊपर पावर अप्लाई करो, आगे कोएफिशिएंट लिखो, पावर अप्लाई 4, नीचे एक कम, 3 नीचे एक कम। म्यू 3 से स्टार्ट होता है 3, देन एक स्टेप नीचे उतरना है म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश, यहाँ पे भी उतरना है म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश, हमेशा साथ में म्यू 1 डैश रहता है, और यहाँ पे एक और स्टेप नीचे उतरना है, 6 आता है, ठीक है। और ये जो नंबर है 1 4 6 1 3, वो है पास्कल ट्रायंगल के ऊपर से आते हैं, ठीक है। 1 1 करके लिखते थे, 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इस टेक्निक से आप याद रखोगे काम तो आपको आराम से पूरा आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो अब वैल्यू रख देते हैं, म्यू 2 डैश की फॉर्मूला है 12 माइनस म्यू 1 डैश यानी 2 का स्क्वायर। सो 12 माइनस 4 यानी म्यू 2 हमें क्या मिल गया 2। तो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट हमारी आंखों के सामने रेडी है, जो कि हमें मिल रहा है एग्जैक्टली 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, म्यू 3 के लिए फॉर्मूला ही रखनी है, कैलकुलेशन कैलकुलेटर को करना है अगर ज़रूरत पड़ी तो। साइन का खास ख्याल रखना है, 3 म्यू 2 डैश यानी 12, म्यू 1 डैश यानी 2 म्यू 1 डैश यानी अगेन 2 रेज़ टू 3। सो माइनस 31 के साथ 12 टू ज़ा इंटू 3, 2 टू ज़ा 8 इंटू 2 यानी 16। कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ना निश्चित है, ठीक है। सो 31 है, 72 है, 16 है, तो 87, मगर कृपया ध्यान दें माइनस 87। सो म्यू 3 हमें मिला माइनस 87। और आखिरी कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर्स मिक्स होते हैं तो वैल्यू गलत ना रख दे, माइनस माइनस का ध्यान रखना है। म्यू 1 डैश 2, म्यू 2 डैश की वैल्यू 12, म्यू 1 डैश 2 स्क्वायर 3, म्यू 1 डैश रेज टू 4, म्यू 1 डैश यानी 3,
सो 200 1 2 इवन टर्म्स हो, इवन टाइम्स माइनस हो, बेकी संख्या में माइनस हो तो ऑलवेज प्लस था, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। 31 इंटू 4 इंटू 2, सो 248, 288 माइनस 48, ठीक है, एक ही टर्म खाली माइनस हमारे पास है। 200 प्लस 248 प्लस 288 माइनस 48, सो आंसर मिल रहा है हमें 688, ठीक है। तो ये हो गया हमारा μ4, चौथी सेंट्रल मोमेंट। और ऐसे सम कई बार देखे जा चुके हैं, इसके साथ उन्होंने मीन एंड वेरिएंस भी पूछा है, तो x बार की वैल्यू रख देते हैं, a जो है हमें दिया गया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन a का कर देते हैं, a इज इक्वल टू 3, ठीक है। कभी कभी अबाउट ओरिजिन लिखते हैं, ओरिजिन यानी a इज इक्वल टू 0 समझना है, ठीक है। तो a प्लस μ1 डैश यानी 3 प्लस 2 यानी x बार जो है वो होगा एग्जैक्टली 5। वेरिएंस की बात करें अगर हम, तो वेरिएंस की वैल्यू μ2 है और वेरिएंस हमारे पास है 8। कभी कभी वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछते हैं, ठीक है, तो हमें पता ही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो भी हम इजीली वो पार्ट को ढूंढ ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सम नंबर 10 होमवर्क में दूंगा, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही अभी टेबल वाले जो बड़े सम हैं वो 2-3 सम देखेंगे, और फिर चैप्टर जो है ऑलमोस्ट 3 लेक्चर का है, ठीक है। तो कल भी यानी फ्राइडे को भी हम एक लेक्चर रखने वाले हैं एंड सैटरडे को भी, क्योंकि दिसंबर में ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि एग्ज़ाम की डेट्स वो डिक्लेयर कर ही देंगे, तो इसी वजह से हमने एकाध लेक्चर लास्ट 2 वीक से ऐड किया हुआ है, ताकि एक ही यूनिट अब बाकी रहे। ऑलमोस्ट 2 चैप्टर है छोटे छोटे, प्रोबेबिलिटी है एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, तो वो हम इजीली कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं, मगर होमवर्क अभी बाकी है मेरे स्टूडेंट्स, वो तो हम कैसे भूल सकते हैं। आपका फेवरेट पार्ट अभी ख़त्म हो जाता तो फीलिंग नहीं आती आपको अच्छी। सो सम नंबर 10, गिरा मेरा कैलकुलेटर, सॉरी। सम नंबर 10 आप करने वाले हो एक, उसके अलावा बहुत सारे प्यारे प्यारे सम जो है हमारे पास सेंट्रल मोमेंट रॉ मोमेंट वाले 23 नंबर एक आप करोगे, और एक आध सेंट्रल मोमेंट वाला सम भी अगर आपको दिया जाए तो फीलिंग आपको बहुत ही अच्छी आने वाली है। सो सेंट्रल मोमेंट, यस, वो तो सेम एग्जाम्पल है जो अभी हमने देखा, मगर 31 का सी है जो आपको सेंट्रल मोमेंट ढूंढने का मौका दिया जाता है उस सम के अंदर। यस, तो इतने सम आप करो आज के लेक्चर में, बाकी कल दूंगा मैं, ठीक है। तो खास ध्यान रखना है, कल भी होगा हमारा लेक्चर, फ्राइडे को भी एंड सैटरडे को भी। सैटरडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, यस, सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा, एंड संडे को हमारे लास्ट वीक वाला चैप्टर यानी नेगेटिव बाइनोमियल एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट होगा। एब्सेंट ना रहो, ठीक है, रेगुलर काम करो, फिर लास्ट में लोड बढ़ जाएगा। इस बार ओवरऑल आप देख ही रहे हो कि 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं हम, टैक्सेशन भी है, स्कोर करने का सॉलिड मौका है। लास्ट सेमेस्टर 2 में अनफॉर्चुनेटली ग्रेसिंग दे दिया उन्होंने, मास प्रमोशन दिया था, ऑलमोस्ट मेरिट बेस्ड प्रमोशन, मगर इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस बार 4 सब्जेक्ट का मौका हमें लेना है। लास्ट टाइम बहुत ही मेहनत की थी मगर स्कोर करने का मौका नहीं मिला, इस बार हमें उस मौके को गंवाना नहीं है, ठीक है। तो तैयारी करते रहो, बाकी के सब्जेक्ट भी तैयार करो। यहाँ तक रखने वाले आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.